नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे विष्णु प्रभाकर जी की कहानी धरती अब भी घूम रही है। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। आज सुनिए, धरती अब भी घूम रही है। आयु नीना की 10 वर्ष की भी नहीं थी, लेकिन बुद्धि काफ़ी प्रौढ़ हो गई थी। जैसा कि अक्सर मातृहीन बालिकाओं के साथ होता है, बुजुर्गी ने उसके लिए आयु का बंधन ढीला कर दिया था। इसलिए जब उसने सुना कि कुछ दूर पर उसका सोया हुआ छोटा भाई सुबक रहा है, तो वह चुपचाप उठी। एक क्षण भयातुर दृष्टि से चारों ओर देखा, फिर उसके पास आकर बैठ गई। तब रात आधी बीत चुकी थी और चांद कभी का अस्त हो चुका था। फिर भी कुछ दूर पर सोते हुए उनके मौसा के परिवार के दूध से धुले कपड़े अंधकार की कालस में चमक रहे थे, जैसे तमसावृत शमशान में अग्नि के स्फुलिंग। वही चमक नीना के नन्हे से दिल में कसक उठी। किसी तरह रुलाई रोककर उसने धीरे से पुकारा, कमल, ओ कमल। कमल 8वें वर्ष में चल रहा था। उसके छोटे से खटोले पर एक फटी सी दरी बिछी थी। उस पर वह लेटा था गुड़मुड़। पैर उसने पेट से सटा रखे थे और मुंह को हाथों से ढक रखा था। रह रहकर उसका पेट सिकुड़ता और सुबकियां निकल जाती। उसने बहन के पुकार पर कोई जवाब नहीं दिया। नीना भी इतनी सहमी हुई थी कि दूसरी बार पुकारने का साहस न बटोर पाई। चुपचाप कमर सहलाती रही, देखती रही। कई क्षण बीत गए तो उसे सीधा करके उसका मुंह अपने दोनों हाथों में ले लिया। तब उसकी आंखें डबडबा आईं। आंसू ढुलक कर कमल के मुख पर जा गिरे। कमल कुनमुनाया, फिर आंखें बंद किए किए बोला, जीजी। नीना ने चौंक कर कहा, तू जाग रहा था रे? नींद नहीं आती। जीजी, पिताजी कब आएंगे? जीजी, पिताजी के पास चलो। पिताजी? हाँ जीजी, पिताजी के पास ले चलो। आज मुझे मौसा जी ने मारा था। जीजी, गिलास तोड़ा तो प्रदीप ने और मारा हमें। जीजी, यहाँ से चलो। नीना ने अनुभव किया कि कमल अब रोया, अब रोया। वह बेवल हो उठी। उसने अपना मुंह उसके मुंह पर रख दिया और दोनों हाथों से उसे अपने वक्ष में समेटकर वह शिशु माँ वहीं लेट गई। बोली वह कुछ नहीं, बस उस स्तब्ध वातावरण में उसे जोर जोर से थपथपाती रही और वह सुबकता रहा, बोलता रहा, जीजी, आज मौसी ने हमें बासी रोटी दी। सारा हलवा प्रदीप को और रंजन को दे दिया और हमें सब खुरचन दी। और जीजी, जब दोपहर को हम मौसा जी के कमरे में गए तो हमें घुड़क कर निकाल दिया। जीजी, वहाँ हमें क्यों नहीं जाने देते? जीजी, तुम स्कूल से जल्दी आ जाया करो। जीजी, पिताजी को जेल में क्यों बंद कर दिया? वहाँ पिताजी को रोटी कौन खिलाता है? हम वहाँ क्यों नहीं रहते? प्रदीप कहता था तेरे पिताजी चोर हैं। तब एक बारगी अपने को धोखा देती हुई नीना जोर से बोल उठी, प्रदीप झूठा है। और कहकर अपनी ही आवाज पर वह भय से थरथर कांप गई। उसने कमल को जोर से भींच लिया। कमल को लगा जैसे जीजी बड़े जोर से हिल रही हैं, हिलती जा रही हैं, हिलती जा रही हैं। हालन आ गया क्या? उसने घबरा कर कहा, जीजी, जीजी, क्या है? तुम्हें बुखार आ गया है? चुप चुप, मौसी आ रही है। सचमुच कोई उठकर जल्दी जल्दी उनके पास आया और कड़क कर पूछा, क्या है? क्या है नीना? कमल, क्या है रे? ओहो, भाई से लाड़ लड़ाया जा रहा है। मैं कहती हूँ नीना, तू यहाँ क्यों आई? अरे बोलती क्यों नहीं? ओहो, बड़े बेचारे गहरी नींद में सोए हैं। अभी तो बड़ी गुटर मुटर मेरी शिकायत हो रही थी, जैसे मैं जानती ही नहीं। हाय रे मेरी किस्मत।
ओ बहन, तू खुद तो मर गई पर मुझे इस नरक में छोड़ गई। तभी मौसा हड़बड़ाकर उठ बैठे। पूछा, क्या बात है, क्या हुआ? हुआ मेरा सिर। दोनों भागने की सलाह कर रहे हैं। कौन भागने की सलाह कर रहा है? नीना कमल। अरे, कुछ लिया तो नहीं? अलमारी की चाबी तो है। रात ही 500 रुपए लाकर रखे हैं। अरे, तुम बोलती क्यों नहीं? क्यों री नीना, कहाँ है रुपए? बोलते बोलते मौसा जी उठकर वहां आ गए थे जहां दोनों बच्चे एक दूसरे में सिमटे सक पकाए कबूतर की तरह आंखें बंद किए पड़े थे। मौसी ने तुनक कर कहा, क्या पता क्या क्या निकाल कर भागते, वह तो मेरी आंख खुल गई। और फिर झटक कर नीना को उठाते हुए कहा, चल अपनी खाट पर, खबरदार जो पास सोए। बाप तो आराम से जेल में जा बैठा, मुसीबत डाल गया मुझ पर। ना लाती तो दुनिया मुंह पर थूकती। बहन के बच्चे थे, शहर की शहर में आंखों में लिहाज ना आई, लेकिन कहने वाले यह नहीं देखते कि हमारे घर में क्या सोने चांदी की खान है, क्या खर्च नहीं होता। पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है, और फिर बच्चों की खुराक बड़ों से ज्यादा ही है। रुपए नहीं निकाले, इस बात से मौसा जी को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने खाट पर बैठते हुए कहा, मैं कहता हूं तुम तो अब चुप रहो। भले ही चचेरी बहन हो, है तो बहन के बच्चे। हाँ, बहन के बच्चे हैं। तभी तो बहनोई साहब को रिश्वत लेने की सूझी। और रिश्वत भी क्या थी, 20 रुपए की, वह भी लेनी नहीं आई, वहीं पकड़े गए। मैं रात 500 लाया हूं, कोई कह दे, साबित कर दे। इतनी बुद्धि होती तो क्या अब तक तीसरे दर्जे का क्लर्क बना रहता। और मजा यह कि जब मैंने कहा कि 300-400 रुपए का प्रबंध कर दे, तुझे छुड़ाने का जिम्मा मेरा, तो सत्यवादी बन गया। मैं रिश्वत नहीं दूंगा। नहीं दूंगा तो ली क्यों थी? अरे, लेते हो तो दो भी। मैं तो, मौसी ने सहसा धीमे पड़ते हुए कहा, चुप भी करो, रात का वक्त है, आवाज बहुत दूर तक जाती है। काफी देर बड़बड़ाने के बाद जब वे फिर सो गए तो दोनों बालक तब भी जागते पड़े थे। आंखों की नींद आंसू बनकर उनके गालों पर जमती जा रही थी, और उनके धुंधले पर्दे पर बहुत से चित्र अनायास ही उभरते आ रहे थे। एक चित्र मौसी का था, जो उन्हें रोते रोते घर लाई थी, और वह प्रेम दर्शाया था कि वे भी रो रो कर पागल हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, प्यार घटता गया और दया बढ़ती गई। दया ऊंच नीच और दंभ की जननी है। उसने उन्हें आज पशु से भी तिरस्कृत बना दिया। एक चित्र मौसा जी का था, जो तीसरे चौथे दिन बहुत से नोट लेकर आते और उन्हें लक्ष्य करके कहते, मैं कहता हूं कि उसने रिश्वत ली तो दी क्यों नहीं? अरे, 300 देने पड़ते तो 500 बटोरने का मार्ग भी तो खुलता। एक चित्र पिता का था, पिता जो प्यार करता था, पिता जिसने रिश्वत ली थी, पिता जिसे जेल में बंद हुए 2 महीने बीत चुके थे और अभी 7 महीने शेष थे। नीना ने सहसा दोनों हाथों से अपना मुंह भींच लिया। उसकी सुबकी निकलने वाली थी। उसने मन ही मन बिह्वल बिकल होकर कहा, पिताजी, अब नहीं सहा जाता, अब नहीं सहा जाता। मौसा जी तुम्हारे कमल को पीटते हैं। पिताजी, तुम आ जाओ। अब हम उस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, अब हम बढ़िया कपड़े नहीं पहनेंगे। पिताजी, तुमने रिश्वत ली थी तो देते क्यों नहीं, क्यों नहीं देते? इस प्रकार सोचते सोचते उसकी बंद आंखों के अंधकार में पिता की मूर्ति और भी विशाल हो उठी। एक अधेड़ व्यक्ति की मूर्ति, जिसकी आंखों में प्यार था, जिसकी वाणी में मिठास थी, जिसने दोनों बच्चों को नए स्कूल में भर्ती करवा रखा था। वहां उन्हें कोई मारता झिड़कता नहीं था, वहां नाश्ता मिलता था, वहां वे तस्वीरें काटते थे, खिलौने बनाते थे, और घर में पिता उनके लिए खाना बनाता था, अच्छी अच्छी किताबें लाता था, फल लाता था। उनकी माँ के मरने पर उसने दूसरी शादी तक नहीं की थी,
नीना ने ये सब बातें पड़ोसियों के मुंह से सुनी थी। वे सब उसके पिता की बड़ी तारीफ करते थे। उसने अपने कानों से पिता को यह कहते सुना था कि रिश्वत लेना पाप है, लेकिन फिर भी उन्होंने रिश्वत ली। क्यों ली? आखिर क्यों? पड़ोसिन कहती, उसका खर्च बहुत था और आमदनी कम। वह बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता था, और तुम जानो अच्छी शिक्षा बहुत महंगी है। महंगी? महंगी थी तो उसने रिश्वत ली। महंगी होना क्या होता है? और अब पिता कैसे छूटेंगे? मौसा जी कहते थे जज को रिश्वत देते तो छूट जाते। एक जज ने 3,000 रुपए लेकर एक डाकू को छोड़ दिया था। एक आदमी जिसने एक औरत को मार डाला था, उसे भी जज ने छोड़ दिया। 5,000 लिए थे। 5,000 कितने होते हैं? 100, 1,000, 10,000, लाख, ये कितने होते हैं? मौसा जी कहते थे रिश्वत और तरह की भी होती है। एक प्रोफेसर ने एक लड़की को एमए में अव्वल कर दिया था क्योंकि वह खूबसूरत थी। नीना ने सहसा दृष्टि उठाकर आसमान में देखा। तारे जगमगा रहे थे और आकाश गंगा का स्रोत धवल ज्योत्सना में लिपटा पड़ा था। उसने सोचा, यह सब कितना सुंदर है। क्या यहाँ भी रिश्वत चलती है? उसकी सुबकियां अब बिल्कुल बंद हो चुकी थीं और वह बड़ी गंभीरता से सुनी सुनाई बातों को याद कर रही थी, पर समझ में उसकी कुछ भी नहीं आ रहा था। खूबसूरत होना भी क्या रिश्वत है? मौसा जी कहते हैं कि गंजे हाकिम के पास खूबसूरत लड़की भेज दो और कुछ भी करवा लो। खूबसूरत लड़की और रुपया, रुपया और खूबसूरत लड़की, इन्हें लेकर जज और हाकिम काम क्यों कर देते हैं? क्यों? और खूबसूरत लड़की वे क्या करते हैं? काम करवाते होंगे, पर काम तो सभी करते हैं। फिर खूबसूरत लड़की क्यों? और उसके मौसा जी बहुत से रुपए लाते हैं, पर लड़की कभी नहीं लाते। उसकी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन उसी उधेड़ बुन में रात न जाने कहाँ चली गई। एकाएक मौसी की पुकार ने उसकी तंद्रा को तोड़ दिया। हड़बड़ाकर आंखें खोली तो मौसी कह रही थी, नीना, ओ नीना, अरे उठेगी नहीं? 5 बज रहे हैं। 5? अभी तो बहरुआ 3 की आवाज लगा रहा था और आकाश गंगा का मार्ग कैसा चमचम कर रहा था। इसी रास्ते तो स्वर्ग जाते हैं। मौसी फिर चीखी, अरे सुना नहीं नीना, कब से पुकार रही हूं। दोनों भाई बहन कुंभकर्ण से बाजी लगाकर सोते हैं। चल जल्दी चौका बासन कर, मैं अभी आती हूं। नीना ने अब अंगड़ाई लेने का नाटक किया, फिर कुनमुनाती हुई उठी। जा रही हूं मौसी। जीने तक जाकर ना जाने उसे क्या याद आया। वह कमल के पास गई और बड़े प्यार से कान से मुंह लगाकर उसे पुकारा। फिर उत्तर की प्रतीक्षा न करके उसे कौली में समेटकर नीचे लिए चली गई। और जब 2 घंटे बाद मौसी नीचे उतरी तो स्तब्ध रह जाना पड़ा। रसोई घर जैसे दूध में धोया गया हो। लकदक लकदक, मैल की कहीं छाया तक नहीं। बर्तन चांदी से चमचमा रहे थे। बार बार अविश्वास से आंखें मलकर ठगी सी मौसी बोली, आज क्या बात है नीना? कुछ नहीं मौसी, नीना ने सकपकाकर उत्तर दिया। कुछ नहीं कैसे? ऐसा काम क्या तू रोज करती है? कमल ने एकदम कहा, मौसी आज पिताजी आएंगे। पिताजी? हाँ, जीजी कहती थी। मौसी ने अविश्वास और आशंका से ऐसे देखा कि कमल सहमकर पीछे हट गया। कई क्षण तक उस स्तब्ध वातावरण में वे प्रस्तर प्रतिमा बने रहे। फिर जैसे जागकर मौसी बोली, तो यह बात है, बाप के स्वागत के लिए रसोई घर सजाया गया है। फिर एक बारगी बड़े जोर से हंसी, बोली, पर रानी जी अभी तो पूरे 7 महीने बाकी हैं। 7 महीने? वाह रे, बाप के लिए दिल में कितना दर्द है। इसका पासंग भी हमारे लिए होता तो। नीना की काया एकाएक पीली पड़ गई। आग्नेय नेत्रों से कमल की ओर देखती हुई वह वहां से चली गई। उस दृष्टि से कमल सहम गया, पर उसे अपने अपराध का पता तब लगा जब यह हो चुका था।
स्कूल जाते समय रास्ते में नीना ने इस अपराध के लिए कमल को खूब डांटा, इतना डांटा कि वह रो पड़ा, तो उसे छाती से लगाकर खुद भी रोने लगी। इसी समय वहां से बहुत दूर एक सुसज्जित भवन में एक मुक्त अट्टहास गूंज रहा था। छोटे जज आज विशेष प्रसन्न थे। उनकी छोटी पुत्री मनमोहनी को कमीशन ने सांस्कृतिक विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद के लिए चुन लिया था। मित्र बधाई देने आए हुए थे। उसी हर्ष का यह अट्टहास था। यद्यपि बाकायदा चाय पार्टी का कोई प्रबंध नहीं था, तो भी मेज पर अच्छी भीड़भाड़ थी। अंग्रेज लोग चाय पीते समय बोलना पसंद नहीं करते, पर भारतवासी क्या अब भी उनके गुलाम हैं? वे लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे। मनमोहनी ने चाय बनाते हुए कहा, मुझे तो बिल्कुल आशा नहीं थी, पर सचिव साहब की कृपा को क्या कहूँ। सचिव साहब बोले, मेरी कृपा? आपको कोई ना तो कर दे। आपकी प्रतिभा? डायरेक्टर कह उठे, हाँ, इनकी प्रतिभा। सांस्कृतिक विभाग तो है ही नारी की प्रतिभा का क्षेत्र। सचिव साहब के नेत्र जैसे विस्फारित हो आए। प्याले को ठक से मेज पर रखते हुए उन्होंने कहा, क्या बात कही आपने। संस्कृत और नारी दोनों एक ही हैं। नाट्य, नृत्य, संगीत और कविता और प्रचार, अरे नारी से अधिक प्रचार कर पाया है कोई। इसी समय बैरे ने आकर सलाम किया। तार आया था। खोलने पर जाना, छोटे जज साहब के बड़े बेटे की नियुक्ति इनकम टैक्स ऑफिसर के पद पर हो गई है। उसे मद्रास जाना होगा। क्या क्या कहते हुए सब तार पर झपटे। हर्ष और भी मुखर हो उठा। छोटे जज ने अट्टहास करते हुए अपनी पत्नी से कहा, देखो निर्मल, मुझे पूरा विश्वास था शर्मा मेरी बात नहीं टाल सकता। और मेरी बात भी क्या, असल में वह तुम्हारा मुरीद है। कहता था औरत। बात काटकर सचिव साहब बोले, जी नहीं, यह ना आप हैं और ना आपकी श्रीमती निर्मल, यह तो आपकी कौटुंबिक प्रतिभा है। इस पर सबने स्वीकृत सूचक हर्ष ध्वनि की। छोटे न्यायमूर्ति इसका प्रतिवाद कर पाते कि बैरे ने आकर फिर सलाम किया। विस्मित से डायरेक्टर बोले, इस बार किसकी नियुक्ति होने वाली है? बैरे ने कहा, 2 बच्चे हुजूर से मिलने आए हैं। हमसे? छोटे न्यायमूर्ति अचकचा कर बोले, जी। किसके बच्चे हैं? जी मालूम नहीं, भाई बहन हैं, गरीब जान पड़ते हैं। अरे तो बेवकूफ़, कुछ दे दिवा कर लौटा दिया होता। बहुत कोशिश की, पर वे कुछ मांगते ही नहीं, बस आपसे मिलना चाहते हैं। छोटे न्यायमूर्ति तेजी से उठे। उनका मुख विकृत हो आया, पर ना जाने क्या सोचकर वे फिर बैठ गए। कहा, आज खुशी का दिन है, यहीं ले आ। 2 क्षण बाद बुरी तरह सहमे सकपकाए जिन 2 बच्चों ने वहां प्रवेश किया, वे नीना और कमल थे। आंसुओं के दाग अभी गालों पर शेष थे। दृष्टि से भय झरा पड़ता था। एक साथ सबने उनको देखा और मदिरा के प्याले में मक्खी पड़ गई हो जैसे। छोटे न्यायमूर्ति ने पूछा, कहाँ से आए हो? जी, नीना ने कहना चाहा, पर मुंह से शब्द नहीं निकले और बावजूद सबके आश्वासन के वे कई क्षण हतप्रभ, विमूढ़, अपलक देखते ही रहे, बस देखते ही रहे। आखिर मनमोहनी उठी, पास आकर बोली, कितने प्यारे, कितने सुंदर बच्चे हैं। इन शब्दों में ना जाने क्या था। नीना को जैसे करंट छू गया। एक बारगी दृढ़ कंठ से बोल उठी, आपने हमारे पिताजी को जेल भेजा है, आप उन्हें छोड़ दें। कमल ने उसी दृढ़ता से कहा, हमारे पास 50 रुपए हैं, आपने 3000 लेकर एक डाकू को छोड़ा है। नीना बोली, लेकिन हमारे पिताजी डाकू नहीं हैं, महंगाई बढ़ गई थी, उन्होंने बस 20 रुपए की रिश्वत ली थी। कमल ने कहा, रुपए थोड़े हों तो? नीना बोली, तो मैं 1-2 दिन आपके पास रह सकती हूँ। कमल ने कहा, मेरी जीजी खूबसूरत है
और आप खूबसूरत लड़कियों को लेकर काम कर देते हैं। रटे हुए पाठ की तरह एक के बाद एक जब वे दोनों इस प्रकार बोल रहे थे तो न जाने हमारे कथाकार को क्या हुआ। वह वहां से भाग खड़ा हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे धरती सूर्य के चुंबक की शक्ति से अलग हो रही है। लेकिन ऐसा होता तो क्या हम पुनश्च लिखने को बाकी रहते? धरती अब भी उसी तरह घूम रही है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।